चलें। ओके, अच्छा जी, इस सब्जेक्ट में बेटा जी हमने जो पढ़ना है ना, सब्जेक्ट का नेम जैसे कि आपको पता चल चुका है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है आपका सब्जेक्ट। और सेम जस्ट लाइक जैसे कि आप पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ना सब्जेक्ट, तो आप जो हमारी लास्ट ये मंडे की क्लास थी। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मकसद ये इस सेमेस्टर में आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करने का पर्पस यही है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स की हेल्प से अपना टर्म प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, टर्म प्रोजेक्ट के लिए अलग से टाइम नहीं मिलना आपको, आपने इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में 1 वीक जो आपको रिसर्च वर्क मिल रहा है ना, मेरी कोशिश यही है आपको वही असाइनमेंट्स दूं कि जो आपके टर्म प्रोजेक्ट से लिंक कर रही हूँ। ठीक है, उस जो हम पढ़े उसको अपने टर्म प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें और फिर जो है आप वो काम करके 2 वीक्स के बाद मुझे उसकी जैसे ये रिसर्च 4th वीक स्टार्ट हो, आफ्टर 2 वीक थ्योरी के बाद आप उसकी मुझे रिपोर्ट सबमिट करवाएं, उसको मैं चेक करूं, ओके करूं, आपके पास पूरा वीक हो। इस तरह से जैसे ही आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो, आपका टर्म प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, आपके वाइवा शाइवा सारा कंप्लीट हो, आपको सब कुछ आता हो, आप जस्ट डिफेंस दें और अपनी डिग्री लें और साइड करो। ठीक है, रिसर्च वर्क से बहुत ज्यादा जान छूट गई आपकी, अगर वो करते हैं आप तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। वो चीजें तो हम डिस्कस करते हैं पहले। जो है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह मैं यही चाहूंगी कि इनकी भी पहले एक दफा कंटेंट डिस्कस कर लें। कंटेंट मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिए हैं ग्रुप के अंदर, इसकी जो पीडीएफ में बुक है वो भी मैंने व्हाट्सएप कर दी है। अगर आप उर्दू बाजार से नहीं खरीदना चाहते या बाहर नहीं आना जाना हो पा रहा तो आप सॉफ्ट फॉर्म में बुक अवेलेबल है, उसको खोलें, उसको रीड आउट करें। ठीक है, जो कंटेंट यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर वाइज आप थॉरोली बुक से रीडिंग करेंगे ताकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के जो मार्जिन है हमारे फाइनल टाइम में वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट वीक में वो बेसिकली हम करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट है क्या, पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिस्क है क्या, रिस्क इन्वॉल्व कब होता है, रिस्क की लेवल क्या होता है कि इस लेवल तक रिस्क नहीं है, इसके ऊपर जाएगा तो रिस्क होगा। रिस्क तो हर चीज के अंदर होता है, उसके बारे में हम देखेंगे उसके सिनेरियो क्या क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर कौन कौन से हैं और किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं रिस्क को, जैसे कैपएम के बारे में आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद आपने पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस में पढ़ा होगा। इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स आपने जो फाइनेंस के पढ़े हैं ना, उसमें आपने बीटास के बारे में, बीटास कोएफिशिएंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो चीजें हैं ना इनको आपने एड्रेस करना है। उसके बाद है कि रिस्क को मेजर करने के साथ साथ जब रिस्क की बात होती है तो रिस्क हमेशा तब लिया जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिटर्न, जितना आप गुड डालेंगे उतना मीठा, जैसे कि एग्जांपल होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जितना किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ज्यादा लेते जाएंगे उतने ही आपका रिटर्न भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी ईद हॉलीडेज के बाद जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएगी दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ये क्या होती हैं, और जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट स्पेशल क्या है, स्पेशल का मतलब खास किस्म के इदारे वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं क्या, इनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वक्तन फवक्तन। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे हम स्टार्टअप लेने, इंट्रोडक्शन अपना लेने। जो नेक्स्ट 4th वीक हमारा होगा उसमें हम लोग देखेंगे रिस्क एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है क्या। ठीक है, और ये वर्क किस तरह से करती है मार्केट्स में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इनका सिनेरियो क्या होता है वर्क करने का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। ठीक है, और हम इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। जब यहाँ तक काम सारा हो जाएगा उसके बाद हम लोग मूव करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब कि आप जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपनी डाउनलोड करेंगे अपनी अपनी कंपनीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप ये जितना भी वर्क मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो करवाऊंगी या जो इस बुक में करवाऊंगी उन दोनों को आपने मर्ज करना है और उतना उतना इम्प्लीमेंट करके अपने वो साथ साथ डेली बेसिस पे काम करते रहना। मेरी आवाज आ रही है सबको, मेरी आवाज आ रही है जी बेटा? मैम। अच्छा, एक काम करना जी है, मैम। यस मैम। ओके, एक काम करना है सबने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लेक्चर हो या इसका लेक्चर हो, आप लोगों ने सब ने वेरी नेक्स्ट क्लास, कल की जो हमारी क्लास है, क्लास के बाद आधा घंटे का हम सेशन रखेंगे। उसमें हर बच्चा अपनी एक एक कंपनी डिसाइड कर ले। 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 के 12 स्टूडेंट्स एक एक कंपनी डिसाइड करें अपनी। ठीक है, और उस कंपनी की पिछली 5 साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट को आपने डाउनलोड कर लेना। और कल क्लास में जब हम लोग आए तो हर बच्चा यही कहे कि मैम वो कंप्लीट है। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा
सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास, आप चैप्टर्स की रीडिंग्स करें अपने, जो हमने क्लास में पढ़ा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी एक जो लेक्चर मिसिंग है वो हम कंडक्ट कर लेंगे इस वीक में, आज नहीं तो कल कर लेंगे। नेक्स्ट वीक जब क्लासेस स्टार्ट हों, आपके पास कंपनीज ओके हों, फिर मैं एक आपको जो रिपोर्ट है ना प्रोजेक्ट एक बना हुआ दिखाऊंगी ऑन 50 पेजेस, आपने तो बनाना है ना, वो 70-80 पेजेस का होगा मिलर ट्रस्टर का ना, तो आप वो देखना है और आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना शुरू कर देनी है। इनिशियल स्टेज पे आप एनालिसिस पे फोकस नहीं करेंगे, आप रेशियो एनालिसिस पे फोकस नहीं करेंगे, आप उसकी इंटरप्रिटेशन पे फोकस नहीं करेंगे। इनिशियल स्टेज में बताएंगे ये कंपनी है, ये इसका विजन है, ये इसका स्टेटमेंट है, ये कंपनी की इंट्रोडक्शन है, ये कंपनी ये करती है, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, वो चीजें आप बताएंगे ना। तो वो आप कंपनी हमसे 15 से 20 पेजेस का आप खुद राइटअप कर लेंगे। 15 से 20 पेजेस का लिखने का मतलब हरगिज ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करेंगे, प्लेजरिज्म चेक होना ही होना है इस लेवल पे। आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का प्लेजरिज्म चेक होगा, तो हर बच्चा जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसको बनाएगा, ताकि हमारी जो आपका रिसर्च वर्क, जब रिसर्च वीक जो आपका आए, थर्ड वीक जो आपका आए, उस थर्ड वीक से पहले पहले रेशियो एनालिसिस के बारे में आपको गाइड कर दूं, आप रेशियो एनालिसिस भी कंप्लीट करें। कोशिश करना है, कोशिश आपने बहुत करनी है कि बिफोर मिड आपका प्रोजेक्ट वाइंड अप हो जाए, ठीक है। जब प्रोजेक्ट आपका वाइंड अप हो जाएगा तो फिर हमारा जो नेक्स्ट आफ्टर मिड जो फोकस होगा वो सिर्फ वाइवा की तरफ होगा, क्वेश्चनिंग की तरफ होगा। क्यों आपने लगाए, प्रोडक्ट क्या है, क्यों इन्होंने इस कंपनी की तरफ जा रहे हैं, इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, इनका इनकी सेल कितनी आ रही है, इस ये रेशो क्या कह रही है, ये रेशो क्या कह रही है, कंपनी अच्छी है या नहीं है, ये इसके मुताबिक बताओ। इनकम स्टेटमेंट क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट है, अगर 15 में यह था तो 16 में क्यों हुआ, क्या फैक्टर से जिसके वजह 16 में आप हुआ। इस तरह के कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग मैं खुद करूंगी आपसे मैक्सिमम, ताकि वाइवा के दौरान अगर पूछे जाए तो आपके पास मार्जिन बहुत कम हो, आपको सारे आते हैं। इस सिनेरियो से चलेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका एट सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको रिसर्च वर्क से भी आपकी जान छूट गई है। अब रिसर्च वर्क आप नहीं करोगे, आपका यही एक टर्म प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स की असाइनमेंट्स इस सब्जेक्ट की, दोनों सब्जेक्ट्स को मर्ज करें आप, ठीक है, दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, इन दोनों की रिसर्च वर्क की जो वीक, वो जो आपका वीक होगा। और सेकंड ये है आपका प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड एक चीज जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं आपकी मेन कैंपस की तरफ से, आपकी प्रोजेक्ट्स की अलग से एक फी है 18,000, 18,000 फी है, वो यूनिवर्सिटी से कंसर्न करें, आप टाइमली उसको सबमिट करवाएं, ठीक है। मे भी मैनेजमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया वो आपको। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से डिले कुछ भी नहीं होगा आपका, आपकी डिग्री स्कीम का लास्ट सेमेस्टर्स में है, और बाकी बच्चों आपको देखा देखी जो बाकी सेमेस्टर जिनके माइंड में क्वेश्चनिंग रेज हो गई वो भी रिजोल्व हो जाएंगे। तो ज़्यादा दिन रहा, आप जो है ना मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लें और पूरी डिटेल पूछ लें प्रोजेक्ट की। मेरी नॉलेज के मुताबिक 18,000 है, और वो आपको बता देंगे। उसके बाद आप उनकी लास्ट डेट क्या है, सबमिट कब तक करवाने हैं, वो आप फिर उनसे पूछने के बाद क्लास को कन्वे कर दें, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट सेमेस्टर आप वाइंड अप करें इसको इंशाल्लाह, डिग्री लें। और मैम आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर लूँ जी बेटा, क्या कहा आपने? आपका जी जी, कौन बोल रहा आपका माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। है? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है जैद। हाँ, एनीवन एल्स मुझे बताएं, अब माइक ठीक है? यस मैम ठीक है। ओके ठीक है। ओके, उसके बाद ना हमने जो डिस्कस करना, जैद आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी मैम अब ठीक है। हाँ ठीक है, अब मेरी बात समझ आ गई, मेरी बात सुनी है आपने? जी हाँ, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक दफा यूनिवर्सिटी से आप कंफर्म कर लें, और फिर जो है ना पूरी क्लास को इंटीमेट कर दें, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके, उसके बाद जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाना है 2 वीक्स की स्टडी के बाद, जब हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने मूव करना है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कौन सी होगी, अगेन इट्स लिंक टू टू योर फाइनल टर्म प्रोजेक्ट जो होगा उसके साथ लिंक करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, कि वो जो कंपनीज आपने सिलेक्ट कर ली है, उनकी एक जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है जो ऊपर उन्होंने बताई है, और जो वो बना रहे हैं क्या वो सेम है, ठीक है। क्या वो जो एक हम एक एस्टिमेटेड एक बजट बनाते हैं और एक्चुअल जो बजट होता है, दोनों दोनों में फर्क होता है ना, कि एस्टिमेट हमने क्या 50,000 का, एक्चुअल जो हमारा एक्सपेंस हो 60,000 का हुआ या 40,000 का हुआ, डिफरेंस हमेशा आता है, बहुत कम होता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया हो वही एज इट इज एक्चुअल हो। तो प्रैक्टिकली आपने करके देखना है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है वेदर वैसी हैं या नहीं है।
ये आप कंट्रीब्यूशन कंक्लूजन का जब पोर्शन बनाएंगे अपना उसमें लिखेंगे। किस तरह से बनाएंगे अगेन जब हम फर्दर मूव करेंगे उसको फिर डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाएंगे 7 पेजेस की। वो जब रिपोर्ट बना लेंगे ना उस कंपनी की, उस स्पेसिफिक कंपनी की, आपने अपनी अपनी कंपनीज पे फोकस करना है। वो बनाने के बाद उसको आप 7 पेजेस को सेव कर लेंगे। अगेन प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए अपनी आप बेशक पढ़ लें, पढ़ के उसको उसको समराइज कर लें अपनी वर्डिंग में, ठीक है, उसके पैसे वाइज बना लें आप। प्रेसी बनाता है ना इंग्लिश में, फंक्शन इंग्लिश में प्रेसी बनाना सीखे जैसे मैंने आपको कहा था, वो बना लें आप। उसको 7 पेजेस पे मर्ज कर लें, उसको सेव कर लें। जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सब्जेक्ट्स में आप वो अपने कंटेंट को कवर अप करते जाएंगे, साथ साथ आपका इधर से ये वाला पोर्शन कवर अप होता जाएगा, बिफोर मिड इन दोनों को मर्ज करेंगे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स इंटरलिंक हैं, बस उसको हमने देखना है कंपनी के एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सब्जेक्ट्स को। इसको हमने देखना है कि कंपनी कितनी रिस्क टेकर है, ठीक है, कि कंपनी रिस्क ज्यादा, अगर उनका रिटर्न ज्यादा ना किसी भी कंपनी का, तो ऑब्वियसली हम फौरन से कह देंगे रिस्क इसका रिटर्न ज्यादा है। तो इट्स अल्टीमेटली हम कह सकते हैं विदाउट, जैसे कहते हैं ना आंखें बंद करके कह सकते हैं हम कि इसका ये जो कंपनी है ये रिस्क अवर्जन है, ठीक है, रिस्क टेकर है। जितना ज्यादा रिस्क लेगी उतना ज्यादा रिटर्न आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रोस्पेक्टिव में चेक पढ़ेंगे इस बुक को। उसके बाद आपने बताना है मार्केट रिस्क क्या होता है और एलिमेंट इफेक्ट मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या है कि आपकी जो शेयर की प्राइसेस एक तो प्रिवेल करती है विद इन द कंपनी, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू सेल योर शेयर एट ₹10, बट उसकी एक्चुअल मार्केट में वैल्यू क्या है 12, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट है, अगर मार्केट में 10 है, आपके जो कंपेटिटर है उसकी 13 है, तो आपने क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है, ठीक है, कि आप अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर लें और आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनानी है जितनी आप बना सकते हैं कि किस तरह से आपने रिड्यूस करना है रिस्क को। अल्टीमेटली फोकस हमारा रिस्क एंड रिटर्न पे होना है, क्योंकि ये पूरा के पूरा जो कंटेंट है, ये जो पूरा की पूरी बुक है, ये बेस इसी पे करती है कि रिस्क एंड रिटर्न है क्या, सोर्सेस क्या होते हैं रिस्क एंड रिटर्न के, ठीक है। और उसके अलावा जो डिस्कस इसमें होना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट्स के बारे में ना, क्योंकि जो ये बुक है ना ये रिलेट करती है वेस को, जिसमें मैनेजर जो होता है ना, मॉडर्न मैनेजर जो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो एक्सपेंड करता है हमारे रिटर्न्स को मैनेज लेवल तक। मैनेज मीन्स जिसको वो इजीली मैनेज करते हुए कंपनी का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सके और जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज कर ले। मीन्स टू से कि वो जो उसका टारगेट है वो उसको अचीव कर ले, उसको फेवरेबल साइड पे लेके जाए, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न जो आउटकम्स है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनको मेजर करे और मेजर करने के बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस गोल है कंपनी का उसको अचीव कर ले। ये जो है बेसिक इस बुक के अंदर जो हमने डिस्कस करना है। अगर हम इसकी चैप्टर वाइज कंटेंट को अगर हम लोग देखें, मैं भी बुक आपसे डिस्कस करूंगी, आपके सामने भी शेयर करूंगी बुक की पीडीएफ में, उसमें फिर मैं आपको बताती हूँ चैप्टर वाइज कंटेंट किसको कवर अप कर रहे हैं। लेकिन जब आप कंटेंट को भी देखेंगे ना तो आप यही कहेंगे कि मैम ये जो पूरी की पूरी बुक है ना चैप्टर वाइज, अगर वन वन लाइन में उसको एक्सप्लेन करें तो एक ही चीज के मैं ऊपर बेस करिए रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आपको कंटेंट से भी शो हो रहा होगा, हर एक कंटेंट के अंदर आपको रिस्क एलिमेंट नजर आ रहा होगा। जब भी रिस्क एलिमेंट आएगा रिटर्न ऑब्वियसली हिडन है, ठीक है। रिटर्न का वर्ड आए तो आप रिस्क को साथ इंटरलिंक नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क का वर्ड आए तो रिटर्न ऑब्वियसली उसके साथ अल्टीमेटली वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें जो प्रैक्टिकल वर्क आपका होगा, उसमें पहले आपने रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन का मतलब जो आपने पीछे पढ़ लिया है सारा उसको रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। जब वो कर लेंगे उसके बाद आप मूव करेंगे एलिमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड हाउ वी कैन एडजस्ट एंट्रीज। बैलेंस शीट के बारे में आपने आई थिंक सो 3 सेमेस्टर्स में पढ़ा है, बीबीए थर्ड में पढ़ा, फिर बीबीए फिफ्थ में पढ़ा, फिर बीबीए सेवंथ में पढ़ा, कॉर्पोरेट फाइनेंस में बीबीए 8 में पढ़ने लगे हैं। अब बीबीए 8 में उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हमने इन डेप्थ डिटेल पढ़ा। आप डेबिट लिखें, क्रेडिट लिखें, लायबिलिटीज को इस साइड पे लिखें, एसेट्स को इस साइड पे लिखें, इस तरह से नहीं होना। अब आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देनी। अब आपने उस कंपनी की खुद से एक्सेल पे बना के एक टेबल की प्रॉपर फॉर्मेट में फिर उसको बना के अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो लेके आना। तो एलिमेंट का मतलब है कि बैलेंस शीट में वो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं।
किसी कंपनी की रिपोर्ट पकड़े आप और उसमें से आपने देख के बताना है कि ये करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज है, हमने इसको यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसको जो नीचे उसकी डायरेक्शंस दी होती है, एंट्रीज दी होती है, उसको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, जैसे हम लोग बैलेंस शीट में नॉर्मली करते हैं, बैलेंस शीट को इक्वल करने के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने बताना है कि क्रेडिट रिस्क क्या है और क्रेडिट रिस्क के सोर्सेस क्या क्या हो। क्रेडिट रिस्क से क्या क्या चीज समझ आती है आपको? क्या हम लोग रिस्क लेंगे? जब लोन हम लोग लेते हैं तो जो लोन देने वाला होता है, क्या वो रिस्क नहीं ले रहा होता कि इन फ्यूचर हमें रिटर्न भी करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोग भी रिस्क रिस्क में होता है, हमारा रिस्क लेवल भी काफी हाई होता है। अक्सर देखा होगा बहुत से जो बिजनेसमैन है वो क्रेडिट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उनके शेयर के प्राइसेस डाउन हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, तो उनका तो बिजनेस डाउन क्लैश कर जाता है, ठीक है। तो जब उनका बिजनेस ही क्रैश कर जाएगा तो वो आपको क्या देंगे? तो दोनों प्रोस्पेक्टिव में क्रेडिट रिस्क जो है, रिटर्न भी नो डाउट बहुत होगा, ठीक है। आप अगर शेयर के प्राइसेस कम है या मार्केट में कुछ इशू हो रहा है, आप बैंक से लोन लेके उसको करते हैं, तो ऑब्वियसली आप रिस्क ले रहे हैं, तो चांसेस रिटर्न के भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर रिस्क लिया और लॉस भी होगा, रिस्क का मतलब ही क्या है कि चांसेस ऑफ अकरेंस के हाई प्रॉफिट हाई लॉस, ठीक है। ये हाई प्रॉफिट होगा, ये हाई लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन वाली सिचुएशन भी हो सकती है, बट बहुत रेयर होती है। अगर वो बिटवीन वाली सिचुएशन रखें आप लोग, तो हमें फिर रिस्क लेने की जरूरत ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है ऑफ बैलेंस शीट। एक होती है ऑन बैलेंस शीट जो सामने नजर आती है, एक होती है ऑफ बैलेंस शीट हिडन एंट्रीज, नीचे गिवन होती है नरेशंस वगैरह, उनको आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं। वो करने के बाद आप प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे आपकी बुक के अंदर जो गिवन होंगे। बुक कौन सी सैंडर की बुक है, वो मैंने आपको पीडीएफ में शेयर कर दी हुई है, और आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, बट वो बच्चे जिनको हार्ड फॉर्म में पढ़ने की आदत है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स मेरे पास है, दोनों की मैंने आपको बुक जो है इसी ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप कर दी हुई है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने जो डिस्कस करना है, आपको जो प्रैक्टिकल नेक्स्ट वर्क होगा वो क्या है कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करने के लिए, ठीक है, और उसकी न्यूमेरिकल असाइनमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद जिसकी हम बात करते हैं, रिस्क क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, उसको मेजर किस तरह से कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्क में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आएगा, कवरेज रिस्क आएगा, लिक्विडिटी रिस्क आएगा, सिक्योरिटी रिस्क आएगा, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। ये ईच एंड एवरीथिंग जो फर्दर हम लोग कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सब के सब टाइप्स ऑफ रिस्क है। रिस्क कितनी तरह का होता है, हर चीज के अंदर रिस्क होता है, तो एक स्पेसिफिक टर्म दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसको हम डिस्कस, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम एक्सचेंज करते हैं या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो उसकी मनी की आपके अंदर एक्सचेंज होता है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है, बात लोग क्या करते हैं, गोल्ड में जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ डॉलर में कर रहे होते हैं, पता है डॉलर की प्राइस इन फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, डिफरेंस होगा, हम प्रॉफिट में निकाल लेंगे। तो आपने अगर डॉलर डॉलर जो है आपने तकरीबन 25 या 20 के करीब इन्वेस्टमेंट, लाख के करीब इन्वेस्टमेंट कर दिया, डॉलर्स परचेज करके रख ली है, इन फ्यूचर मार्केट क्रैश कर जाती है, डॉलर प्राइस डाउन हो जाती है, आपने खरीदा एक डॉलर जो था, अज्यूम करते हैं हम 150 का, लेकिन क्या हुआ, मार्केट क्रैश होने की वजह से डॉलर की प्राइस होगी 120, तो वो जो डिफरेंस आया, आपने रिस्क तो लिया, आपने ले लिया 25 to 20 लाख का आपने परचेज कर लिया डॉलर, रिस्क आपने हाई लिया, तो रिटर्न के चांसेस भी हाई होंगे, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये हो जाए क्रैश कर जाए तो लॉस होने के चांसेस भी हाई होंगे, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात करेंगे, स्टोरेज रिस्क के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटीज कौन कौन की एक्सचेंज होती है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एंड फ्लोर एंड कॉलर। इसको हम लोग मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी, ये हम जब कंटेंट को से हट के सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे, लेक्चर्स की तरफ जाएंगे, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला कंटेंट को देखते हुए या प्लानिंग समझ ना आई हो सब्जेक्ट्स की, हमने किस तरह से इसको लेके चलना है, या हमारा असाइनमेंट्स का प्रोसीजर क्या होगा, सबमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, वो मुझे बता दें। डेडलाइन को मीट करना है आप लोगों ने, वीकली रिसर्च वर्क के बाद वेरी नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगी, आपने उस टाइमिंग तक आपकी डेडलाइन होगी। बार बार नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि डेडलाइन जो है सब्जेक्ट की ये है, आपने अभी तक सेंड नहीं किया, ठीक है। ये बेशक जैद इमरान इसके बाद क्लास के बाद आप ग्रुप में भी मैसेज कर दें, जो बच्चे नहीं है उनको भी पता चल जाए। 1 वीक के बाद वेरी नेक्स्ट क्लास जब होगी, बिफोर क्लास जो है आपकी डेडलाइन होगी हर असाइनमेंट की, जो लास्ट वीक आपने रिसर्च वर्क किया होगा, ठीक है। किसी किस्म का इशू होगा ग्रुप में क्वेश्चन ऑडियो करें, इन इंडिविजुअली कोई भी बच्चा मुझे इनबॉक्स नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक इशू है किसी को तो मुझे बताएं, मैं फिर आगे फर्दर आ जाऊँ आपकी बुक की तरफ। कंटेंट को समझने में हमने पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट्स को किस तरह से लेके चलना है, एनी इशू? जी बच्चे,
मानूर, मुकद्दस, जैद, इमरान जी बोले। नहीं मैम, नो इशू। नो इशू। मानूर बेटा आप अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीमेट कर दें, जो बच्चा क्लास में नहीं आएगा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसको पेपर में नहीं बैठने देना। ओके अब अगर आपको क्लियर है तो फिर हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। वांट टू शेयर गूगल, गूगल गूगल स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? अब हम लोग आ जाते हैं आपकी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही आपसे, गूगल में है शायद। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपसे? स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों आपको? यस मैम नो होगी। मैम, नहीं हो रही। नहीं हो रही? नहीं अब तो होगी। नहीं आ गई है मैम। हो रही है, जस्ट अ मिनट। ये बुक शो हो रही है आपको? यस मैम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के नाम से। जी। ओके ये बुक है आपकी जिसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। और दिस बुक वाज रिकमेंडेड बाय योर मेन कैंपस, ठीक है। और 6th एडिशन हमने इसका लेना था, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिया ऑलरेडी ग्रुप के अंदर। अब हमने इस बुक के अंदर पढ़ना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको आपको साथ साथ इलेबोरेट करती हूँ। मैम जी मैम मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम, मुझे भी नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही आपसे, जस्ट अ मिनट। जी अब हो रही है आपसे? नो नहीं मैम। अब हो रही है आपको? नहीं होनी चाहिए बेटा, क्यों नहीं हो रही? मैम एक दफा बैक जाएगा ना दोबारा स्क्रीन शेयरिंग पे करें। थिंक सो। अब देखें। नो नो मैम। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, होनी नहीं चाहिए ऐसे। स्टॉप शेयरिंग, अब देखिएगा जरा, मुझे बताइएगा। जी अब हो रही है? नो मैम। नहीं मैम, नहीं हो रही। मुझे तो हो रही है। होनी चाहिए बेटा, नहीं हो सबको होनी चाहिए। आप अपने अपने पेजेस को रिफ्रेश करें, स्क्रीन शेयर होगी। अगर एक को हो रही है तो सबको होनी चाहिए, ठीक है। चेक करें जरा। अच्छा अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, किसी एक बच्चे को हो रही है शो ये? यस मैम। इसका मतलब है बाकी का इशू है बेटा जी, आप लोग एक दफा पेज को रिफ्रेश करें फिर आपको शो होगी। अच्छा ये जो बुक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट के नाम से 6 एडिशन है, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच है, ठीक है। ये जो बुक है ये रिकमेंडेड है जीसीओ फैसलाबाद की तरफ से, ठीक है, और एचईसी की तरफ से भी। अच्छा इसमें हम लोगों ने जो बेसिक जो फोकस करना है ना, चैप्टर 1 पे अगर मैं डायरेक्ट आ जाऊँ, मैं इसको बाकियों को नहीं करती, कंटेंट की तरफ हम लोग फोकस नहीं करते, स्लाइड्स पे फोकस नहीं करना, चैप्टर्स को कंप्लीट पढ़ना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है, करना किस तरह से है और ये वर्क किस तरह से करते हैं। स्लाइड्स पे रहते हैं आप इसको इग्नोर कर देते हैं, और फाइनल जब में टर्म में जब पेपर आता है तो फिर आप कहते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं गया। इस तरह क्लेम एक्सक्यूजेस ना हो। ओके ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, जैसा कि आपने कंटेंट भी देखे हुए कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट स्पेशल है क्या। उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज है क्या,
ठीक है, किस तरह से वर्क करते हैं, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज वर्क किस तरह से करती हैं, वर्क इन विच फॉर्म, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी फर्म, ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, जस्ट लाइक ना। उसके बाद अगर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज एज अ म्यूचुअल फंड वर्क करें तो किस तरह से करेंगी, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज वर्क एज अ फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तौर पे या फाइनेंस कंपनीज के तौर पे काम करें तो किस तरह से करेंगे। फिर एट द एंड बताना है कि जितने भी ये सेक्टर्स हैं, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वर्क किस तरह से करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, एंड हाउ दे कैन रिड्यूस ओवर रिस्क टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट ना। तो ये बेसिक जो इस चैप्टर का क्रक्स है ना, वो इन्हीं 5-6 क्वेश्चन के गिर्द घूमता है। जब भी चैप्टर स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करने लगे, सबसे पहले इन कंटेंट को जरूर देखें कि इसमें डिस्कस क्या क्या चीज होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले वाई आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट स्पेशल। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, मैं आपको रीड आउट खुद करेंगे आप, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करके आपको बता देती हूँ कि अगर हम लोग 70s की लास्ट 75 ईयर्स की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा बूम पे थी, ठीक है, बहुत ज्यादा जिसे कहा जाता है ना मार्केट में प्रिवेल कर रही थी। अच्छा, तो मार्केट में वो प्रिवेल तो कर रही थी, जस्ट लाइक बैंक जैसे होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने कहा बैंकिंग, बैंकिंग में यहाँ पे आपको देख लें, इन्वेस्टमेंट बैंक भी हो सकते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बैंक भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। लेकिन 1930 के राउंड अबाउट जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, उसमें जाके जो कुछ कोलैप्स जो आया बिटवीन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज, वो कोलैप्स किस वजह से था, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सम देयर एक्टिविटीज ना, कि उन्होंने कुछ एक्टिविटीज को, जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने इकोनॉमी से जो है उसको सेपरेट कर लिया। जैसे देखा जाए तो 1970-72 में शायद प्राइवेटाइजेशन, बैंक की प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, भुट्टो भुट्टो के टाइम पीरियड में था, आई थिंक 70 था। उससे क्या होता था कि पहले जब वो गवर्नमेंट के अंडर होते थे तो बहुत सी वो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए स्ट्रिक्ट हो जाते थे, उनकी प्रॉफिट रेशो मिनिमाइज थी। तो इस चीज से बचने के लिए जब देखा कि उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो इकोनॉमी पे होता था, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने फिर एक समरी बनाई, एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक रूल्स बनाए कि जो जो बैंक्स फॉर एक लिमिट बता दी, इस अमाउंट से ज्यादा की जिसके पास वो इन्वेस्टमेंट हो, इस अमाउंट से ज्यादा की डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन हो, डिपॉजिट्स हो, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को प्राइवेटाइज की फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ना गवर्नमेंट ने आइन्स बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए थे, कुछ लिमिट्स बना दी थी, ठीक है। तो कुछ लिमिट्स बना दी थी, इन लिमिट्स की वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएट्स है ना, वो प्रिवेल करना शुरू कर दिया, उन्होंने इंटरलिंक करना शुरू कर दिया इससे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें ना, तो बहुत से विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत से बैरियर्स, बहुत सी टेक्नोलॉजी इश्यूज या इनोवेशन की वजह से ना इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ा, किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज को। इन बैरियर से बचने के लिए इन्होंने इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को। जब उन्होंने वो चीज अडॉप्ट करना शुरू की तो जो उनका ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का जो एक वे था ना, वो डिक्रीज मतलब वीक होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। कि आपने क्या करना है, एक स्मूथ, जैसे कि पहले प्रीवियस हम लोग अकाउंटिंग के जो वर्क करते थे वो हम बाई हैंड करते थे, रजिस्टर्स पे किए, एक वो बुक बनाई, वो बुक्स बना के अक्सर देखो शेल्फ आपकी पड़ी फुल हुई बुक्स के साथ होती थी, आपके रिकॉर्ड्स के साथ, 1990 का रिकॉर्ड चाहिए आप वो फाइल निकाल रहे हैं। अब क्या होता है, फास्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, इनोवेशन की वजह से, आप फाइल में अक्सर एंटर करते हैं, आप उसको निकालते हैं और फौरन से उसको हल कर लेते हैं, फौरन से देख लेते हैं किस ईयर की कौन सी फाइल थी, कौन सा डाटा था, आप शॉर्ट कीज के जरिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, सेम जस्ट लाइक फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज प्रीवियस अगर जिस तरह के वो रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करती थी, या जो मेथड यूज करती थी, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज करती थी, वो इतने अथेंटिक नहीं थे। जो वो सोर्स जिस, अब देखिए बैंक्स में अब तो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है ना, अगर हम बैंक की पर्सपेक्टिव में देखें, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव में देखें, पहले आपको अकाउंट ओपन करवाने के लिए स्पेशल जाना पड़ता था, ठीक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या होता है, जस्ट लाइक आप जाते हैं, आप अपनी जो भी आपने अकाउंट खुलवाना है उसकी पेमेंट देते हैं, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं, बस जस्ट लाइक आप ये करके उसको ऑनलाइन ही फिल करते हैं और ऑनलाइन आप घर बैठे उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये इनोवेशन है, ये टेक्नोलॉजी, जब ये चीज आई तो कंपटीशन भी बढ़ गया, ठीक है। जब कंपटीशन बढ़ा तो जो है ना जितने भी ये कंपनीज हैं या फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने
कंपटीशंस में प्रिवेल करने के लिए रिस्क को लेना शुरू कर दिया, मतलब रिस्क फैक्टर इनका हाई हो गया। रिस्क फैक्टर इस सेक्टर में हाई हो गया कि हमारे कंपेटिटर ने अगर ये स्ट्रेटजी यूज की है, वहां पे कस्टमर ज्यादा है, ये स्ट्रेटजी यूज है वहां पे कस्टमर ज्यादा है, या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वहां पे ज्यादा लोग करवा रहे हैं। वजह क्या है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वहां पे ज्यादा, क्या उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्या वो इंसेंटिव ज्यादा दे रहे हैं, या उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, क्या व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस। तो आप क्या करते हैं, आप भी उनको फॉलो करते हैं मार्केट में प्रिवेल करने के लिए। तो फिर इस तरह की जब सिचुएशन बनता है, तो आप जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम उसको ट्रीट करें आप खुद हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वो फैक्टर्स पे फोकस करेंगे कि जो आपकी कंपेटिटर जो है कंपेटिटर कॉम्पिटेंसी को मीट करते हो, ठीक है, या आप उससे आगे निकल सकते हो। तो फिर आप उस पर फोकस करते हुए आप वो स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, इनोवेशन की तरफ मूव करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे, हाई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जब हाई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो हाई इन्वेस्टमेंट्स का लिंक जहां पे भी आता है, इट्स इंक्लूड द हाई वोलेटिलिटी ऑफ रिस्क। इस मीन कि आपका जो रिस्क लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिस्क लेवल जब बढ़ता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, एक तरफ आपका हाई प्रॉफिट हो सकता है और एक तरफ आपका हाई लॉस हो सकता है। तो ये कुछ सिनेरियो इनका पीछे थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे बताया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होते कौन से हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो सरप्लस फंड होता है, ठीक है, वहां से लोगों से कलेक्ट करके जो नीडी पीपल होते हैं या जिनको जरूरत होती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनको वहां तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे आप अगर इसको आसान फास्ट में देखें कि अगर एक हाथ से पैसे का निकल कर दूसरे हाथ में जाना, ठीक है, कि बैंक्स वाले क्या करते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो डिपॉजिट करवाते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट आगे उस डिपॉजिटरी अमाउंट को वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट आता है उसको जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस पर्सन का ऑन द अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट जो होता है उसको पे करते हैं, और बाकी का जो अमाउंट होती है ना वो बैंक के पास एज अ प्रॉफिट चली जाती है। और वो जो पर्सन जो जिसको आगे इन्वेस्ट या खुद करता है बैंक, या आगे किसी पर्सन को एज अ लोन दे देता है, जो उस पर्सन को एज अ लोन देगा वो, तो उस पर्सन से जो वो मंथली या एनुअली जो भी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करे कलेक्ट करेगा, वो भी उसके अल्टीमेटली बैंक्स की इनकम में शामिल हो जाएगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें ना, तो वो सेम जस्ट लाइक एज अ बैंक, ठीक है। अब वो बैंक डिपॉजिटरी बैंक भी हो सकते हैं, नॉन डिपॉजिटरी बैंक भी हो सकते हैं। अब डिपॉजिटरी बैंक कौन कौन से होते हैं, अगर आप डिपॉजिटरी बैंक की बात करें, यहाँ आपकी बुक में भी डिस्कस किया होगा, चैप्टर वाइज भी डिस्कस किया होगा और बुक वाइज भी डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, डिपॉजिटरी बैंक में आप कह लें बैंक्स हो गए, सेविंग बैंक्स हो गए, क्रेडिट यूनियन हो गई, और अगर हम नॉन डिपॉजिटरी बैंक की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज होगी, सिक्योरिटीज फर्म होगी, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, फाइनेंसिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए। ये डिस्कस आपकी बुक में किया होगा, आप इस चैप्टर को जब थारोली पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो वर्क तो करते हैं, लेकिन डिपेंड, फॉर एग्जांपल अगर आप हैं, आप एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड है बट अनएम्प्लॉयड है, तो आप क्या कहेंगे, जब तक आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई जॉब नहीं मिल जाती, तो तब तक आप यही कोशिश होगी कि आप फ्री बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ इनकम अर्न करते रहें। तो इस चक्कर में आप क्या करते हैं, आप जो भी आपको काम मिलता है उसको करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें एक्सपर्ट हो सके। लेकिन काम वही करेंगे जो आपकी डिग्री से लिंक कर रहा होगा, विदाउट डिग्री तो नहीं कर पाएंगे ना आप। आपने कॉमर्स में किया हुआ और आप बायोटेक की फील्ड में चले जाए, इम्पॉसिबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होते हैं ना, वो भी इसी तरह से करते हैं। वो सिर्फ उनका यही काम नहीं होता कि पेमेंट ली आगे ट्रांसफर की, उनका काम होता है सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, सर्विसेज भी प्रोवाइड करना। सर्विसेज डिफरेंट काइंड की, जैसे अंडर राइटिंग सर्विसेज हो गई, यहाँ पे अंडर राइटिंग सर्विसेज का ये एक वर्ड अंडर राइटिंग रिस्क ना, अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अंडर राइटिंग सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है वो मिडल मैन के तौर पे ना, तो जब वो प्रोवाइड करता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिडल मैन के ऊपर होती है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक एज इंटरमीडिएट भी काम करते हैं, एज अंडरराइटर भी काम करते हैं, एज अंडरराइटिंग रिस्क टेकर भी होते हैं, ठीक है। और इनका मकसद पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का ना, ये क्या करते हैं, ये जो मिसमैच होती हैं बैलेंस शीट या लायबिलिटीज वगैरह को, उनको उन उनमें जो रिस्क का एलिमेंट होता है ना, जैसे अक्सर देखो अकाउंट्स में जैसे ऑडिट ऑडिट वाले कर रहे होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है कि जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। इसी तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट होती है ना, जो मिसमैच बैलेंस शीट्स में एरर होते हैं ना, उनको करेक्ट करते हैं।
करेक्ट करने के बाद उनको एक्सपोज करते हैं और जो लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो इन कैश या इन अकाउंट्स में अगर देखा जाए, इन रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारे पास 50,000 है, बट इन कैश अगर हम लोग देखें हमारे पास कितना है, तो वो 40,000 है। 10,000 का कहाँ पे इशू आ रहा है? ठीक है, वो उस चीज को आइडेंटिफाई करना, ये क्विक लिक्विडिटी रेशो की बात हो रही है। अगर लिक्विडिटी रेशो की बात हो तो फिर देखना कि कंपनी बैंक के पास एट द डे ऑफ एंड कितनी अमाउंट बाकी बची है टू फुलफिल देयर डेली नीड्स ना। डेली नीड्स मीन्स कस्टमर नीड्स, जिस तरह से हम विड्रॉ करवाते हैं ये एटीएम के थ्रू ना, कि वो कितने टाइम के लिए या एम्प्लॉयज को या कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नीचे आ जाए तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ एरियाज हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट्स परफॉर्म करते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन कॉस्ट है, उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कॉस्ट को मिनिमाइज किस तरह से करते हैं? वो क्या करते हैं, वो कॉपरेट करते हैं कस्टमर्स के साथ। कस्टमर के साथ कॉपरेट करके जो कस्टमर्स ने हाईली वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी के पास या ब्रोकरेज के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आप मशवरा भी आप ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो मशवरे के भी पेमेंट आपसे मांग रहे होते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज फॉर्म वाले कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। जैसे हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था शायद, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, वो उसके अलावा उनका काम क्या होता है? उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके मॉनिटर करना कि हमने इनको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी है, उसके बाद जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो उसको मॉनिटर भी करना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करना, जो बेसिक फर्स्ट पर्पज इसका होता है। उसके बाद लिक्विडिटी एंड प्राइस रिस्क, सेम जैसे मैंने अब लिक्विडिटी रिस्क के बारे में आपको बताया, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये काम करते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट सर्विसेज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट सर्विसेज का मतलब है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साइज है ना, कैन रिजल्ट इन इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, के जिस तरह से इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है ना, इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, उसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना इनका पर्पज होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल है क्या? हम जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं ना, ये टॉपिक्स के जस्ट नेम है। हमने हर एक टॉपिक को वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ना है कि किस तरह से वर्क करता है इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेजॉरिटी, उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ मनी सप्लाई, जस्ट नेम पढ़ रही हूँ मैं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। क्रेडिट एलोकेशन, उसके बाद है इंटरजनरलाइजेशनल वेल्थ ट्रांसफर, पेमेंट सर्विसेज और डिनोमिनाइजेशन। ओके, अच्छा अब हम लोग अगर पार्टिकुलरली यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था, और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। अब जब भी इस चैप्टर को पढ़ें ना, इस बुक को खोलें, कंटेंट वाइज स्टडी करें और कोशिश करें कि आपने इसको थॉरोली रीड आउट करना है। ठीक है, रीड आउट करने के बाद वेरी नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चनिंग करें, और ताकि आपकी चीजें साथ साथ क्या होती जाए, क्लियर होती है। ओके, अगर हम अब यहाँ पे देखें, डायग्राम आपको नजर आ रही है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट स्पेशलिस्ट है क्या? सेम बैंक वाला, आप फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड है। ठीक है, आपके पास मनी है, आप क्या करते हैं, आप वो कैश जमा करा देते हैं कॉर्पोरेशन को या बोरवर को। कॉर्पोरेशन या बोनेट बोरवर को कोई भी हो सकता है, बैंक आप यहाँ पे देख रहे हैं एज अ बैंक, ये बैंक है, आपके पास अमाउंट 50,000 की, आपने वो कैश दे दिया बैंक को। बैंक उसके अल्टरनेट आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे? इक्विटी और डेट क्लेम। बैंक्स आपको इक्विटी और डेट क्लेम प्रोवाइड नहीं करती, कंपनीज करती हैं। आप किसी कंपनीज में गए हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए है, जैसे ब्रोकरेज फर्म की मैंने बड़ी डिटेल में आपको एग्जांपल लास्ट टाइम बताई थी। तो आप क्या करते हैं, ब्रोकरेज फर्म में जाते हैं, उस पर्सन से मिलते हैं, उसको 2 लाख रुपए देते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं विच वन इज बेटर। आप 2-3 ऑप्शन देते हैं, वो 2-3 कंपनीज को देखें, क्योंकि उनका उनका एक हाई टाइम का एक वो एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपसे कहेंगे नहीं दिस वन बट नॉट दिस वन, इसमें करो, इसमें ना करो, इसकी बजाय इसमें कर लो। एक ऑप्शन आपको मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपकी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट मिनिमाइज होगी। जो आपको इन्फॉर्मेशन एक दिन में मिल गई है ना, ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ब्रोकरेज फर्म, वो अगर आप खुद कलेक्ट करते तो मे भी आपको 1 मंथ और 2 मंथ मिल जाता, लग जाता ना। तो पहले जो हमने उसका बेनिफिट पढ़ा था, उसका पर्पस पढ़ा था, वो ये था इन्फॉर्मेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं थ्रू मॉनिटरिंग ना। तो एक तो पर्पस इसका ये हो गया, वो आपसे पैसे लेंगे, आपसे पेमेंट लेंगे कैश के फॉर्म में, और आपको उसके अल्टरनेट इक्विटी और डेट क्लेम्स जो है वो इशू कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद लिक्विडिटी की हमने बात की थी। लिक्विडिटी का पर्पस क्या होता है कि इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। प्राइस रिस्क की बात की थी। प्राइस रिस्क दैट सेल प्राइस ऑफ एन एसेट विल बी लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ दैट एसेट। सेल प्राइस ज्यादा है, परचेज प्राइस कम है, तो उसका जो गैप आता है वो भी प्राइस। मतलब आपने एक चीज आज परचेज की, जैसे मोबाइल फोन आप परचेज करें, घर लाते हैं डिब्बा पैक,
आप उसको जैसे ही ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करने के बाद आपको पता चलता है इसमें ये डिफेक्ट है, आप शॉप पे जाते हैं कि ये इसका ये इशू है, तो वो ओरिजिनल प्राइस से डाउन हो जाता है। बेशक कोई डिफेक्ट ना हो, आप सडनली आप बॉयज को तो आइडिया होगा, गर्ल्स को भी शायद आइडिया होगा, अगर कोई भी चीज पैकिंग में है वो ओपन हो जाए, आप रिटर्न करेंगे, उसकी वो प्राइस नहीं रहती, प्राइस क्या हो जाती है, डी वैल्यू हो जाती है। तो वो रिस्क, जो प्राइस रिस्क उसको हम बोलते हैं, कि जब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी परचेज प्राइस से क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके अंदर जो ये जो हिस्ट्री लिखी हुई है ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। ये मॉनिटरिंग से रिलेटेड है सारी, कि किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडियरीज हैं वो मॉनिटर करते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ देयर एम्प्लॉइज, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडियरीज हैं एज एन एजेंट भी काम करते हैं। एज एन एजेंट काम करने का मकसद क्या, ब्रोकरेज की, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल अभी दे रही थी, सेम अभी वो एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस भी हो गई है। हाउस होल्ड जो है वो कैश प्रोवाइड करते हैं किसको, ब्रोकरेज फर्म को, ब्रोकरेज फर्म आगे जो है प्रोवाइड करती हैं कॉर्पोरेशंस को। प्रोवाइड नहीं भी करती तो वो ऑन बिहाफ ऑफ हाउस होल्ड क्या करते हैं, वो कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं कॉर्पोरेशन से। परचेज करने के बाद बाइंग एंड सेलिंग ब्रोकरेज खुद करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें से फॉर डे सर्विसेज दे चार्ज सम सर्विसेज फी ना, तो एक स्मॉल अमाउंट में जो फी होती है वो कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी जो आपका प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इंफॉर्मेशन कॉस्ट बच गई, लिक्विडिटी कॉस्ट आपकी बच गई। इसी तरह से जो जो चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो हर एक के अंदर बारी बारी डिस्कस होगी। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, आपने अपने मनी ट्रांसफर किया थ्रू ब्रोकरेज फर्म या थ्रू इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन में गया, कॉर्पोरेशन ने उसके अल्टरनेट आपको इक्विटी और डेट वाला इशू कर दिया, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, वही सेम सिनेरियो हम लोग अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसेट ट्रांसफॉर्मेशन में। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंक्शन एज ब्रोकर की अगर हम लोग बात करें, ये डायग्राम जो ऊपर मैंने अभी आपको डिटेल में बताई है, सेम यही इस पैराग्राफ में डिस्कस हुई होगी, खुद आप पढ़ेंगे, उसको मजीद समझने की कोशिश करें, जहाँ पे पॉइंट का इशू होगा डिस्कस करेंगे मेरे से। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है, ठीक है। इसमें यह है कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात की जाती है इन ट्रेडिंग में, ठीक है, कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरह से अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। और अदर ट्रांजेक्शन सर्विसेज, कॉस्ट रिडक्शन तब भी होगी